नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। हमारी खास पेशकश शहर शहर खबर खबर में आप सभी का स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी छठी फ्रांस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले बैलिस्टर डे समारोह में भी शामिल होंगे और अपने दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात भी करेंगे। फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13-14 जुलाई तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा कर रहा हूं। यह यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अगली पीढ़ी का जेट इंजन बनाने को लेकर पीएम मोदी के दौरे पर कड़ा करार भी हो सकता है। भारत और फ्रांस फाइटर जेट के इंजन साथ मिलकर बनाने पर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। तो बैलिस्टर दिवस समारोह में पीएम मोदी तो शामिल होंगे, लेकिन इस दौरे के जरिए फ्रांस और भारत के संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश की जाएगी और संबंधों को मजबूत करने का आधार लिए पीएम नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। तो बैलिस्ट दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो दौरा है फ्रांस का, ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए, ये दौरा कई मायनों में काफी अहम हो जाता है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर मोहर लग सकती है, कई ऐसी बड़ी डील होगी जिस पर आज मोहर लगाई जा सकती है या आज बैठकों के जरिए दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की भी बात कही जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, पीएम मोदी का फ्रांस दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो मजबूत होंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री 3 दिन तक जो है वो विदेशी दौरे पर रहेंगे और सबसे पहला दौरा उनका फ्रांस का है। अगर बात करें तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो फ्रांस के दौरे पे है, राजकीय भोज का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित कर रहा है फ्रांस। और इस समय फ्रांस के कैबिनेट के तमाम सारे पदाधिकारी, प्रधानमंत्री और अनेक बिजनेसमैन के अलावा भारतीय समुदाय के भी लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई पे भी चर्चा हो सकती है। यूपीआई को लॉन्च किया जा सकता है। अगर फ्रांस और भारत के बीच यूपीआई के संबंध आगे बढ़ते हैं तो पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस होगा जो यूपीआई को अपना सकता है, जिसके बाद यहाँ से लोग फ्रांस में भी यूपीआई के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई की निर्माता कंपनी और फ्रांस की एक कंपनी लाइका में 1 साल से ये बातचीत चल रही है और अगर ये बातचीत पूरी होती है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के समय ही फ्रांस में ही एक भव्य आयोजन करके यूपीआई को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा लेकिन देश के देखिए रक्षा के विवेक, क्षेत्र जब में भी पीएम मोदी किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो बेहद ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत तो किया ही जाता है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में भी कई समझौते ऐसे हैं जिन पर हस्ताक्षर होते हैं। अब पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा है, तो क्या रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इस दौरे पर चर्चा होगी और वो कौन कौन सी डील है जिस पर मुहर लगेगी? देखिए, अगर बात करें तो भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। हम्म। अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में रक्षा का बजट बढ़ाया गया है और कई सारे ऐसे तकनीकी सुविधाओं से, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस उपकरण खरीदे गए हैं जो भारत की सीमा को सुरक्षित करता है। अगर बात की जाए तो फ्रांस का ये दौरा रक्षा के क्षेत्र में भी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइटर जेट्स और तमाम तरह के जो आधुनिक रक्षा क्षेत्र में जो विमान है उसके लिए अगर बात की जाए तो तमाम तरह के समझौते हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। इसमें तमाम तरह की जो रक्षा के क्षेत्र के सौदे हैं, उत्पाद है, उस पर चर्चा होगी। इसके पहले फ्रांस से भी हम रक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह की जो तकनीकी चीजें हैं वो खरीदते रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी रक्षा के लिए।
उस चीज को, उस दोस्ती को इस शासनकाल में मोदी सरकार ने और भी आगे बढ़ाया है और फ्रांस से अपना रिश्ता और भी मजबूत किया है। और जिस लेकिन तरीके से देखिए, वेग यूरोपियन सही कहा कंट्रियों ने आपने कि यही वजह है कि पीएम मोदी छठी बार फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले 5 दौरे पीएम मोदी के फ्रांस में हो चुके हैं, तो इन 5 दौरों से इन दोनों ही देशों के बीच संबंध किस तरीके से मजबूत हुए हैं? देखिए, संबंध किस तरीके से मजबूत हुए उसके पहले जाने के लिए आपको जानना होगा कि यूरोपियन कंट्रियन ने रसा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। रसा यूक्रेन वॉर के बाद तमाम यूरोपियन कंट्री थी, नाटो के सभी कंट्री देश जो है वो रसा पे तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध, बिजनेस प्रतिबंध लगा चुके थे। भारत को भी कई बार कहा गया था कि इस मामले पर वो अपना रुख स्पष्ट करे, लेकिन भारत ने इस मामले पर न्यूट्रल रुख रखा और यूरोपियन कंट्री के दबाव में न आते हुए भारत अपने देश की जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रसा से भी अपने संबंध बेहतर किए और यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने रसा पे तमाम तरह के बैन लगा रखे थे, वो उनसे भी अपने संबंध बेहतर किए हैं। तो ये इस सरकार की विदेश नीति की परिभाषा है कि तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रसा से वो क्रय विक्रय का काम हो रहा है, उत्पादों का आयात निर्यात हो रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री से भी भारत के संबंध बने हुए हैं। अमेरिका की बात की जाए तो किस तरीके से अमेरिका ने प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुलाया था, राजकीय यात्रा में बुलाया था और देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो इस राजकीय यात्रा में शामिल हुए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे है और वहां भी एक देश के पहले प्रधानमंत्री है जिसको फ्रांस ने बुलाया है, बकायदा राजकीय भोज उनके सम्मान में भी आमंत्रित कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक काफी है, अहम धन्यवाद विवेक, दौरा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही काशी में 22 से 24 जुलाई के बीच दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन होगा। इसमें 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, जिसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। इसके अलावा हिंदू के साथ ही स्थित बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ और मंदिरों के साथ ही गुरुद्वारों के जो पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे और ये पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। टेम्पल कनेक्ट की तरफ से पहली बार इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंदिर प्रबंधक, संचालक और प्रशासन के विकास के साथ ही जो सशक्तिकरण है उस पर चर्चा की जाएगी। तो विश्व की धरोहरों पर खास चर्चा भी की जाएगी। यही वजह है कि काशी में दुनिया के मंदिरों का सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, विश्व की सभी धरोहरों पर चर्चा की जाएगी और काशी में दुनिया का पहला मंदिर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी और इसका उद्घाटन कौन करेगा विभांशु? बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें राम मंदिर है उसका सम्मेलन का हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के द्वारा किया जाएगा। इसमें बात की जाए तो तमाम देश के अलग अलग कोनों से, साथ ही साथ विश्व भर के तमाम मंदिरों के धर्माचार्य आएंगे और कहीं ना कहीं एक धर्म पे चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मंदिरों के तमाम विकास कार्य देश के अंदर में हो रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो चाहे काशी कॉरिडोर हो या अगर बात करें तो अयोध्या में बन रहे भगवान राम के विशाल मंदिर हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इस्कान समूह के भी लोग इसमें मौजूद होंगे और तमाम धर्माचार्यों के साथ कैसे आस्था के जो मंदिर है उसको संचालन किया जाए और कैसे बेहतर ढंग से मंदिरों से जो आम जनमानस को जीवन जीने का एक तरीका सिखाया जाता है, मानवता सिखाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कैसे एक मनुष्य को एक बेहतर जीवन शैली में दिया जाता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम धर्माचार्य कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर बात की जाए तो संघ प्रमुख के द्वारा इनॉग्रेशन होगा, यानी कि उद्घाटन होगा। उसके ठीक बाद अलग अलग कोनों से आए हुए धर्माचार्यों के साथ संवाद होगा। साथ ही अगर बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर अगर देखा जाए तो विश्व भर के तमाम राम भक्त कहीं ना कहीं उत्सुक है मंदिर निर्माण के कार्य को जानने के लिए और मंदिर के
अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि मकर संक्रांति तक शुरू होगा। तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन किया जाएगा तो किस भव्य तरीके से तमाम जो धर्माचार्य आएंगे देश विदेश से, उनके स्वागत के लिए महीने दिन का जो कार्यक्रम तय किया जाएगा उसके भी रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। मुस्कान, ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, जिस तरीके से बीते दिनों लगातार ये खबरें आई थी, तस्वीरें आई थी कि जो तमाम विदेशी देश हैं जहां पर मंदिरों पर भी आक्रमण किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, तो क्या उस पर भी इस चर्चा के दौरान कुछ बातचीत हो सकती है, कोई हल निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में आपने देखा, साथ ही साथ दुबई में देखा, कहीं ना कहीं मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, वहां के विकास कार्यों की दलील दी गई कि विकास कार्यों में मंदिरों का तोड़फोड़ हुआ है। उसी क्रम में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। साफ तौर से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक है जिसमें देश विदेश समेत तमाम क्षेत्रों से लोग आएंगे, तमाम धर्माचार्य आएंगे और बात करें तो मंदिरों के विकास और साथ ही साथ धार्मिक विकास पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, देखिए विभांशु, ये तो रही मंदिरों की बात, क्या इसमें ये भी हो सकता है कि गुरुद्वारे के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं या यूं कहे कि जो चर्च के पदाधिकारी हैं, क्या वो भी शामिल हो सकते हैं या सिर्फ इसमें जो मंदिरों का प्रभार संभालने वाले लोग हैं वही शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इसमें साफ है कि हिंदू धर्म से वास्ता रखने वाले तमाम कहीं ना कहीं धर्माचार्य और मंदिरों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ये सर्व धर्म की बैठक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सनातन समाज के तमाम धर्माचार्य शामिल होंगे और मंदिरों के विषय में बात करेंगे कि कैसे संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो विदेशों में हैं, उनके विकास को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। और इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो मंदिरों के विकास और कैसे धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस्कान समूह के अलग अलग कोनों से तमाम धर्माचार्य इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी किस तरह की चर्चा होती है और क्या बात की जाती है। देखिए विभांशु, जाहिर सी बात है कि ये पहली बार होगा जब विश्व की धरोहरों पर खुलकर चर्चा की जाएगी और दुनिया के मंदिरों का सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें कौन कौन शिरकत कर सकता है विभांशु, और तकरीबन ये कितने दिनों तक चलेगा? जी अगर बात की जाए तो मोहन भागवत कहीं ना कहीं इसमें देश भर के प्रवास से घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी उनके कई कार्यक्रम लगे हैं। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के विश्व संवाद केंद्र भी मोहन भागवत के आने के खबर है। और बात करें तो इसमें अगर सम्मिलित होने की तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कई ऐसे धर्माचार्य, चाहे बात की जाए आदि शंकराचार्य समेत तमाम धर्माचार्य शामिल होंगे जो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो धार्मिक विकास और साथ ही साथ मंदिरों के विकास के उद्देश्य में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंदिरों के प्रतिनिधि और आरएसएस के संचालक समेत तमाम देश भर से देखा जाए तो मंदिरों के तमाम जिम्मेदार मौजूद होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के बीच विवाद में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का नाम चर्चा में है। विवाद में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे भी फंसते दिख रहे हैं। ज्योति मौर्य के साथ अफेयर के साथ ही मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच भी अब पूरी हो चुकी है, जिसमें मनीष दोषी मिले हैं। इस जांच के बाद मनीष दुबे पर एफआईआर के साथ ही निलंबन की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य प्रकरण मामले में कमांडेंट मनीष दुबे पर आज विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और गाज मनीष दुबे पर गिर सकती है और वो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। इस बीच मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसको लेकर ज्योति के पति आलोक ने आरोप लगाया है कि मनीष और ज्योति मिलकर उसकी हत्या करना चाहते हैं। तो अब इस मामले को लेकर एक नई चैट भी सामने आई है और ये चैट है जो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच की ये चैट है और आज कहा जा रहा है कि मनीष दुबे पर कार्रवाई की जा सकती है और विभागीय गाज भी मनीष दुबे पर गिर सकती है। तो रुक करते हैं कलीम का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, लगातार पति पत्नी और वो के विवाद में फंसे मनीष दुबे पर आज विभागीय कार्रवाई किए जाने की तो उम्मीद है ही, लेकिन इसी बीच एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ खुलासा हो रहा है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो इसमें लगातार दर जो है परतें जो है उनकी वो खुलती जा रही हैं, क्योंकि जो आलोक मौर्य हैं
ज्योति मौर्य के हस्बैंड, उनके द्वारा जो उनकी चैटें वायरल की जा रही है, उस मामले में कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। क्योंकि जो अब उन्होंने एक चैट वायरल की है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हर माह जो ज्योति मौर्य है उनके द्वारा 6 लाख रुपए की वसूली की जा रही थी। और ये उनकी पर्सनल चैट है, उस चैट को लेकर के जो वायरल किया गया। इस मामले में अगर ज्योति मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने इस मामले को नकारा है। तो वहीं इस मामले में उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि जो उनके पति हैं आलोक मौर्य, उनके द्वारा उनका व्हाट्सएप हैक किया गया है और लगातार जो उनकी पर्सनल चीजें हैं वो भी लगातार दोनों के बीच में एडिट करते हुए वायरल कर रहे हैं। फिलहाल जो मनीष दुबे की बात की जाए, क्योंकि आलोक मौर्य के द्वारा उनकी पत्नी और जो उनके प्रेमी की बात की जा रही है मनीष दुबे को लेकर के लगातार जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले में मनीष दुबे पूरी तरीके से अब फंस चुके हैं। क्योंकि इस मामले का संज्ञान कुछ अधिकारियों ने भी लिया है और डीजी होमगार्ड की जो बात कर रहे हैं विजय कुमार की, तो उनके द्वारा भी इस मामले में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उनको। लेकिन देखिए, कल ही मनीष दुबे पर तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है, गाज गिरती जा रही है, लेकिन इसी बीच एसडीएम ज्योति मौर्य ने बंद लिफाफे में अपना जवाब भी दे दिया है। उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो बंद लिफाफे की बात सामने आ रही है, बंद लिफाफे में क्या कुछ दिया गया है अभी ये चीज सामने नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके हस्बैंड के द्वारा जो आलोक मौर्य है उनके द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो पर्सनल चैट वायरल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुद की हत्या किए जाने की जो आशंका जताई थी, क्योंकि जो चैट वायरल की थी उसमें यह कहा था कि उनके द्वारा पूरी साजिश रची जा रही है, उस साजिश के तहत फिलहाल उनकी हत्या की जा सकती है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से ज्योति मौर्य के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे, उनके द्वारा जो डाइवोर्स की बात की जाए तो डाइवोर्स को लेकर के उन्होंने साफ कहा था कि उनके द्वारा प्रयागराज मीडिएशन कोर्ट में मामला विचाराधीन है। क्योंकि जो डेट इनकी मिली थी उस डेट पे ये नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। फिलहाल अब ये जो मामला है, जो बंद लिफाफे की बात सामने आ रही है, इस बंद लिफाफे में आखिर उन्होंने अपनी क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी, क्या कुछ उसमें इन्होंने लिखकर भेजा है, उसके भी जानकारी खास नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो एसडीएम है ज्योति मौर्य, उनके ऊपर भी जो गाज है वो भी गिरेगी, क्योंकि ये इस मामले में भी काफी गंभीरता ली गई है। और जो अधिकारी हैं या फिर सरकार की बात की जाए, सरकार भी इस मामले में सख्त हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो जहां एक तरफ जो डीजी होमगार्ड है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच रिपोर्ट आ चुकी है, अब उसको देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ डीजी होमगार्ड ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर दर्ज कराने की बात है और साथ ही साथ जो इनको पद से हटाने की भी बात पर अब लगातार जोर दिया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें बारिश की, तो यूं तो बारिश लोगों को गर्मी से राहत देती है, लेकिन बारिश इन दिनों अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और गर्मी से राहत देने वाला मॉनसून सीजन अब देश भर में तबाही मचा रहा है। शहर पानी में डूब रहे हैं, चारों तरफ से जनहानि की खबरें भी सामने आ रही हैं। लोगों के आशियाने बह रहे हैं और बारिश से प्रदेश के कई राज्यों के हाल बेहाल हो चुके हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये भयानक पानी की तबाही इस बात की तस्दीक दे रही है कि बारिश ने कितनी तबाही मचाई है। जहां जहां नजरें जा रही हैं, वहां वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। तबाही ऐसी कि जिसने इस खौफनाक मंजर की तस्वीर देखी, उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। भारी बारिश की तबाही केवल किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं रही। अलग अलग राज्यों से भयंकर जल प्रलय की तस्वीर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, हर जगह बारिश के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। भारी बारिश ने लोगों को घरों से बेघर कर दिया है। कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, 2 दिन के भीतर 21 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं यूपी में लगातार
भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। चारों तरफ जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई मंजिला इमारत के एक फ्लोर तक डूब गए हैं। बारिश हर साल भयंकर तबाही मचाती है। लोग पलायन को मजबूर होते हैं। चारों तरफ से टूटे पुल और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आती है। कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो कुछ लोग अपने सपनों के आशियाने को अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखते हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी होता है। हर साल बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ढेरों दावे करती है और तमाम तैयारियां भी करती हैं, लेकिन ये इंतजाम लोगों तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। अब इसके लिए सरकार क्या प्रबंधन करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, बारिश से हाहाकार तो मचा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमने लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो एक तरफ जहां दिल्ली में लबालब पानी भरा हुआ है, जो देश की राजधानी है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारा प्रदेश है वहां भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो तमाम तस्वीरें और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए उपेंद्र, बीते दिनों भी आपने जानकारी साझा की थी कि गंगा किनारे बसे शहर कानपुर में फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन तपिश बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से हिमालयों पर बारिश हो रही है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बारिश हो रही है, उससे जो गंगा का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम मौजूदा वक्त में बात करें तो जल स्तर क्या है गंगा का? जी, मुस्कान बताया कि अगर बात की जाए बारिश को लेकर के, क्योंकि आज अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं कानपुर के सीएसए का, उनका साफ कहना है कि आज जो 2 बजे के बाद से लेकर के 16 जुलाई तक जो लगातार जो है मूसलाधार बारिश और तूफान की संभावनाएं जो है कानपुर और आसपास जो जिले हैं उनकी संभावनाएं अलर्ट जारी किया गया है। और मुस्कान आपको पता चला कि अपना करते महसूस क्या है कि दिखाया किस तरीके से गंगा का जल स्तर जो है, जो हम लोग यहाँ कानपुर के जो गंगा बैराज है इस पे खड़े हुए हैं, जो डैम बना हुआ है इस पर 30 गेट है, 300 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो आसपास के जो इलाके पड़ते हैं कानपुर कटरी, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो आसपास से कटरी गांव के लोग, उनकी खेती के गांव देखिए किस तरीके से नाव से के माध्यम साफ दिख रहा है। खेती बाड़ी जो उनकी है, उनकी फसल जो है, उनकी काफी फसल का नुकसान भी हुआ है। और उसको लेकर अगर बात की है तो जो कानपुर जो जिला प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, रेस्क्यू के लिए बराबर जो है आसपास के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको हटाने का पूरा काम कर रही है। और अगर बात करें तो जल स्तर की, तो जल स्तर जो है वो खतरे के ऊपर चल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो आसपास, क्योंकि कानपुर से भी एक नदी और भी है, इसके अलावा जो पांडव नदी पड़ती है वो भी लगातार जो है कहने की बात की है तो वो भी खतरे के ऊपर चल रही है। और जमुना का जल स्तर भी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि उपेंद्र, जो कानपुर की नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं। ऐसे में तकरीबन अभी तक कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, और वहां पर राहत और बचाव का काम किस तरीके से किया जा रहा है उपेंद्र? जी, अगर मुस्कान पता चला कि अगर कानपुर की बात करी जाए तो पूरी तरह से कानपुर नगर के इलाके जो आसपास के क्षेत्र है, या कानपुर से जो 9 तक की कटरी क्षेत्र में जो लगता है, टोटल जितने भी गांव होते हैं उसमें 31 गांव जो है ऐसे गांव हैं जिनको जो वहाँ आसपास के लोग हटाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से गंगा किनारे जो बालू है वो अपने आप कटती चली जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कानपुर जो जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो है, कमिश्नर जो बीपी जोगदंड है, उन्होंने 31 पुलिस चौकियां जो है वहां तैनात कर रखी कि अगर आसपास के लोग वहां पहुंचे ना और किसी प्रकार किसी की कोई हानि ना हो। लेकिन उपेंद्र, देखिए लगातार आप गंगा के किनारे इस वक्त मौजूद है, घाटों पर मौजूद है, तो एक बार सीधी जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझ सके कि फिलहाल जो नदियां हैं वो किस तरीके से उफान पर है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों पर बारिश हो रही है उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी अब देखने को मिल रहा है। मुस्कान आपको खास बताया था कि अपने महसूस दिखाया किस तरीके से जो अगर बात की तो गंगा का जल स्तर तो लगातार वैसे बड़ा भी हुआ है। और अगर उसकी बात की जाए पास आज की, तो पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से बालू जो है
वो कट रही, साफ आपको चीजें दिख रहा है कि गंगा किनारे जो है स्थित जो गंगा का पानी जो है वो लगातार बालू काटते चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बालू है उसका जो है कटान के बाद अगर कहीं ना कहीं देखा है तो खतरा होता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जल जो पुलिस यहाँ पे है वो तैनात पूरी तरीके से है, वो वोटिंग कर रही, कुछ देखा जा रहा है। और उसके बाद अगर बात की जो लोकल नाविक है उनको जो है जो फसल के माध्यम जो फसल उनकी नुकसान हुई है उसको जो है नाव के माध्यम से लाया जा रहा है। और अगर बात करें पूरी तरीके से तो देखा जाए तो अगर इसके बाद जो बात करें तो ये आसपास के जो जिला प्रशासन जो है, नगर निगम जो है वो लगातार जो है इसका पूरा रेस्क्यू कर रही है, और स्वयं जो है उसकी खुद मॉनिटरिंग जो है कानपुर डीएम और उसके बाद जो है कानपुर कमिश्नर जो स्वयं खुद कर रहे हैं। लेकिन देखिए उपेंद्र, अभी तो फिलहाल कानपुर में बारिश नहीं है, लेकिन मौसम विज्ञान के मुताबिक अब से कुछ ही घंटों बाद बारिश शुरू हो जाएगी, और 2 बजे के बाद से जो बारिश शुरू होगी वो तकरीबन 16 जुलाई तक अपना असर दिखाएगी। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और जो जनता है उसको परेशानी ना हो इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी, मुस्कान अहमद की पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो जो आसपास के जिला है, जो कटरी क्षेत्र पड़ता है, उनको लेकर पूरी तरीके से मुस्कान की जो रैन बसेरा पूरा तक एक्टिव कर लिया गया है कि जो भी बच्चे यहाँ जो लोग यहाँ रहेंगे उनको यहाँ से खाली करा करके उनको रैन बसेरे की पूरी व्यवस्था कर ली गई रहने की, और पूरी स्वास्थ्य विभाग की जो है हर कर्मचारी जो हर रैन बसेरा तैनात है, और नगर निगम की पूरी टीम तैनात है। उसके बाद जो उनके खाने से लेकर के हर तरीके की सुविधा जो है कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कर चुका है। और मुस्कान एक बात आपको बता चले पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से जो मानसून जो है वो पूरी तरह से करवट बदल चुका है, क्योंकि दस्तक दे रहा है, साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरी तरीके से जो मानसून है वो पूरा आ चुका है कानपुर में। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अलर्ट की बात अगर की जाए तो कानपुर नगर निगम जो है पूरी तरीके से जो है सक्रिय है। बिल्कुल उपेंद्र, यानी कि आपसे कुछ ही देरों में जो झमाझम बारिश है वो कानपुर में देखने को मिलेगी। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कानपुर में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं, और मौसम विभाग के मुताबिक 2 बजे के बाद से कानपुर में जो बारिश शुरू होगी उसका असर 16 जुलाई तक देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसका असर कानपुर में देखने को मिला है, क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के पास पहुंचने वाला है, जिससे प्रशासन की मुश्किलों के साथ ही परेशानियां भी अब बढ़ चुकी हैं। तो देखिए बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, जल प्रलय देखने को मिल रहा है, चाहे वो देश का कोई भी शहर हो, कोई भी प्रदेश हो, हर तरफ बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी इलाकों पर झमाझम हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आधी से ज्यादा दिल्ली जो है वो पानी में डूब चुकी है, लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश की राजधानी का हाल ये है तो बाकी अन्य प्रदेशों का हाल क्या होगा, और अन्य प्रदेशों का हाल क्या है उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों पर तो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि घर के घर बहे जा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो नदियों में बही जा रही हैं, और साथ ही साथ जो मलबे का ढेर है वो भी नदियों में बह रहा है, और नदियां अपने उफान पर है, अपना रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए त्रासदी जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश अपना रौद्र रूप धारण कर रही है। जो सैलानी हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जो बारिश हो रही है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कहीं ना कहीं जो संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। देखिए किसानों के हौसले भी पस्त हो चुके हैं, क्योंकि जब मानसून की शुरुआत हुई तो किसानों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे थे कि अब पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी और जो फसलें हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन अब जैसे जैसे बारिश अपना विकराल रूप लेती जा रही है, मानसून रौद्र रूप धारण करता जा रहा है, तो ऐसे में जो किसान हैं वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो उनके खेत है वो पूरी तरीके से जो ध्वस्त हो चुके हैं। कहा जाए कि पूरी तरीके से उनके खेत जो है वो उसमें पानी भर चुका है। तो ये बर्बादी की तस्वीरें हैं जो प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ये बर्बादी की तस्वीरें मानसून की वजह से हुई है, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में तो यमुना नदी के जलस्तर ने सालों पुराना, या यूं कहे कि दशकों पुराना रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है, क्योंकि
देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है, झमाझम बारिश हो रही है, उससे सीएम आवास के आसपास के इलाके हैं वो भी पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं। तो वहीं कानपुर से भी लगातार हमारे सहयोगी ने जो गंगा का जल स्तर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है इसकी तस्वीरें तो दिखाई। तो वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी सुहानी और गोंडा से मुजीब हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो फिलहाल यहां पर बारिश का असर नहीं है, बल्कि लोगों को तपिश झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का अलर्ट कब से जारी किया गया है सुहानी? क्या बता दें, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पे जैसे बाढ़ की जो सूचना आ रही है काफी जो जैसे, लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कई दिनों में ऐसी बारिश की स्थिति है, जैसे सहारनपुर की बात ले लें या कानपुर की बात लें। लेकिन बात करें मेन लखनऊ की तो यहाँ पे तो बारिश की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ जो गर्मी की जो है, जो उमस वाली गर्मी है, मतलब मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 15 से 16 जुलाई तक जो है झमाझम बारिश और तेज हवाएं और बिजली चमक के साथ यहाँ बारिश आ सकती है। लेकिन अभी भी मौसम जो है कहीं ना कहीं जो है उमस भरी मौसम है और बारिश होने की संभावना हो सकती है। लेकिन बात करें बाढ़ की तो बाढ़ की संभावना देखने को भी नहीं मिल रहा है। लेकिन वही दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ 41 साल की जो रिकॉर्ड टूटा है, वहाँ पे जो जनजीवन है वो अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है, खाने की जो सुविधाएं वो भी उनको नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ है उन लोगों की जो जनजीवन पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। लखनऊ में बात करें तो यहाँ लोग लखनऊ में गर्मी से परेशान है, उमस वाली जो गर्मी है। बिल्कुल सुहानी, देखिए अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ फिलहाल वाकई में जनता तपिश से बहुत परेशान है। अब सीधा मुजीब भी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मुजीब, अगर हम गोंडा की बात करें तो गोंडा में हर साल पहाड़ी इलाकों पर हुई जो बारिश है उसका असर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि पानी छोड़े जाने की वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो लबालब पानी है वो लोगों के घुटनों तक भर जाता है। इस साल वहां की स्थिति कैसी है आसपास के ग्रामीण इलाकों की? कि जिस तरीके से पहाड़ी पानी छोड़ा जाता है और बारिश का भी कहर इस समय, उस समय घाघरा नदी और सरयू अपने उफान पर है। अपने 73 सेंटीमीटर खाली छूने को बची। जिस तरीके से पूरे गांव में लबालब पानी भरने को तैयार है, कुछ गांव में तो पानी पहुंच चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे बाढ़ की तैयारी पूरी की जाती है, उस तरीके से देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से कि आपकी क्या उसकी बचते हैं गाँव वाले या गाँव वालों का फिर भी नुकसान होता है, काफी उनकी पूरी फसलें चौपट हो जाती है। जिस तरीके से वहाँ पे मंत्री जी पहुंच तरीके से निर्देश देते हैं, उसके बाद भी देखने वाली बात होगी कि क्या उनके कहने के अनुसार वहाँ पे कार्य होता है या नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। जी देखिए सुहानी, अगर हम बारिश की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर तो बारिश नहीं है, लेकिन तमाम प्रदेशों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही अन्य जिलों में बारिश होती है तो नगर निगम बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए आखिर कितना तैयार है धरातल पर? मुझे बता दें कि जब से मानसून शुरू हुआ है तब से लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे बैठकें कर रहे हैं और बाढ़ से जो परेशानियों की है पाने के लिए वो कई बैठकें कर चुके हैं और तमाम सुविधाएं भी देने के लिए जनता के पास सीधे संपर्क करने के लिए कई ऐसे अपने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। बात से सहारनपुर के तो वहाँ पे बहुत स्थिति खराब है। वहाँ पे जो आम जनजीवन जो है उनके घर बाहर से निकलने भी परेशानियां हो रही है और वहाँ पे लगातार जो है योगी सरकार की बात करें तो उनकी कैबिनेट जितनी भी इंतजार करता है सभी वहाँ पे जो है पूरी तरह से सुविधाएं पहुँचा रही है। कि अपने खुद एक देख सकती है वीडियो में पूरी तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो परेशानियां हैं चरम सीमा पे वहाँ पे लोग अपने घर में बंद हो गए हैं। बात करें खाने पीने की तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी लगातार वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह से जो योगी सरकार की बात करें तो बाढ़ के आने से मानसून शुरुआत होने से पहले वो तमाम बाढ़ की स्थिति पर उस बैठक कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही अलर्ट हो रही। मौसम विभाग जो है कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट और कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, देखिए सुहानी, मौसम विभाग की तरफ से आगामी कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। मुझे देखिए मौसम विभाग की तरफ से आगामी कुछ दिन प्रदेश के लिए काफी भारी बताए गए हैं। कुछ जिलों के लिए रेड तो कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है बाढ़ बारिश से निपटने के लिए गोंडा में? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे 12,000 तालाबे हैं गोंडा से जिले में, गोंडा जिले में तालाबों का अगर बात करें हम तो यहाँ पे लगभग में सारे तालाब पट करके यहाँ पे मकाने बना लिए गए, जिसमें शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और यहाँ के पानी का हाल ये होता है कि जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश तो पूरा शहर लबोलब भर जाता है। वहाँ पे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जी
बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी और मुजीब इस खबर पर जुड़ते हुए जो तमाम धरातल की सच्चाई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए आगामी कुछ दिनों को प्रदेश के लिए काफी भारी बताया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में ना तो हमारा नगर निगम तैयार है और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त है, जिससे आम जनता को अगर बारिश होती है और अगर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए। ये सड़कें डूबी है, मंदिर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो नदियां हैं वो अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। और ये कहा जाए कि प्रकोप देखने को मिल रहा है प्रकृति का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, ये उसी का नतीजा है जो इस वक्त देश भर के लोग झेल रहे हैं। और ये उन्हीं की तस्वीरें हैं जिससे हाहाकार मचा हुआ है। ना जाने कितने लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है और लोगों में बारिश को लेकर दहशत का माहौल है। ऐसे में अगले कुछ दिन यूपी के लिए काफी ज्यादा भारी बताए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो आगामी कुछ दिनों से बाढ़ बारिश से निपटने के लिए किस तरीके से तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।